नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे आज तो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट बात था मीराबाई चानू के भारोत्तोलन पर जो कांग्रेस के सुरजेवाला ने कार्टून बनाया, उस पर जो बवाल हुआ है, आज उस पर बात करने का इच्छा था। लेकिन चूंकि कांग्रेसी अपने कुकृत्यों से, अपने व्यवहारों और वक्तव्यों से इतना निम्न स्तर पर चले गए हैं कि अब वो आपके बयानों, आपके रिएक्शन के योग्य भी नहीं रहा, तो हमने उसको इस लायक ही नहीं माना। खैर, मुद्दा तो उनके नेता राहुल गांधी जी का ट्रैक्टर लेकर के संसद पहुंचना भी था। आप में से बहुत लोगों को ये बात पता होगा कि CPWD के सड़कों पर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और ऐसी चीज़ें लेकर के नहीं जाया जा सकता है। संसद भवन का इलाका हाईली सिक्योर्ड जोन है। वहाँ पर गाड़ियों के विशेष स्टिकर वाला गाड़ी ही जाता है। राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन के लिए भारत के संविधान का विरोध किया। खैर, वो उनको शोभा देता है। राहुल गांधी ही क्यों, हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी तो बैलगाड़ी लेकर के पोर्स तक चले गए थे। तो अब उसमें राहुल गांधी को गलत और उनको सही कहूँ, ये कहाँ तक ठीक है? मित्रों, मैं आज की बात की शुरुआत इस बात से कर रहा हूँ कि विपक्ष की राजनीति अलग है, पक्ष की राजनीति अलग है, लेकिन पक्ष में भी क्या निष्पक्ष की राजनीति हो रही है या पक्षपात की राजनीति हो रही है? आज चर्चा इसी पर। मुद्दा है कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा साहब का त्यागपत्र। VS येदियुरप्पा अपना त्यागपत्र बचाने के लिए दिल्ली दरबार में हाजिर हुए। आश्चर्यजनक सूचना आपके लिए है कि VS येदियुरप्पा बेंगलोर की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जा चुके थे। एयरपोर्ट के VIP लॉज में बैठ गए थे। अमित शाह के ऑफिस से फ़ोन आया कि आइए मिलिए। वो फ़्लाइट छोड़ करके वापस आ गए। हालांकि उनके लिए कौन सा फ़्लाइट का टिकट और फिर छोड़ना कोई महत्वपूर्ण बात है, उनके घर से कोई पैसा तो लगता नहीं। हम जैसे लोग टिकट चेंज कराने में सोचते हैं, येदियुरप्पा क्यों सोचेंगे? येदियुरप्पा जितने भी जगह फील्डिंग कर सकते थे, लॉबिंग कर सकते थे, उन सभी जगहों पर येदियुरप्पा साहब ने लॉबिंग किया, लेकिन कहीं कोई लॉबिंग काम नहीं आया। मतलब उनके जो भी यहाँ पर खासम खास थे, उनमें से कोई आदमी उनका बचाव नहीं कर पाया। वो भारत के प्रधानमंत्री से मिले, भाजपा के अध्यक्ष से मिले, भारत के गृह मंत्री से मिले। अब आज के तारीख में तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दो ही लोग हैं। फेस शेविंग के लिए भाजपा का अध्यक्ष भी है, हालांकि उनका कोई चलता नहीं है, लेकिन फिर भी खैर क्या है वो इशू है कि येदियुरप्पा का त्यागपत्र क्यों? कहा जा रहा है कि येदियुरप्पा अपना 75 का उम्र पार कर गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की जब से सरकार आई तब से उन्होंने उम्र फिक्स कर दिया। जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों का उम्र 62 साल, 58 साल और 60 साल है रिटायर का, उसी तरह से उन्होंने 75 साल का उम्र सीलिंग कर दिया। वो तो इसलिए किए थे कि अडवाणी जी किसी सरकारी पोस्ट पर ना आ जाए, प्रधानमंत्री नहीं बन सके तो राष्ट्रपति की मांग ना हो जाए। तो वो तो अडवाणी और जोशी जी से बचने के लिए उम्र लगाए थे। कई जगह उन्होंने उम्र में छूट दी है। और रहा कर्नाटक के मुख्यमंत्री का, तो वो आज ही के तारीख में 58 साल का उम्र पार किए हैं, ऐसा तो है नहीं। वो तो 58 साल की उम्र 75 साल का उम्र तो वो पहले ही पार कर चुके हैं। तो जब 75 वाली सीलिंग थी तो येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने का उद्देश्य क्या था? और जब आप बना दिए थे तो बीच में हटाने का मतलब क्या है? यही मेरा कहना था कि विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष भी क्या निष्पक्ष है या पक्ष में है, पक्षपाती राजनीति कर रहा है। येदियुरप्पा साहब के पिछला कार्यकाल में जाते हैं, जब पहली बार दक्षिण में कमल खिला, VS येदियुरप्पा के वजह से वही मुख्यमंत्री बने। जब अमित शाह भाजपा का अध्यक्ष बने
तो उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि अगर आपको भ्रष्टाचार कहीं सीखनी हो, भ्रष्टाचार कहीं जाननी हो, अगर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की जांच करनी हो तो आप कर्नाटक के BS येदियुरप्पा को जान सकते हैं। तब तक बगल में येदियुरप्पा ने कहा कि नहीं, हमारा नाम मत लीजिए, किसी और का लीजिए। अच्छा, ओ सॉरी। फिर उन्होंने और नाम लिया। मतलब येदियुरप्पा भ्रष्टाचार का पर्यवाची बन गए थे। यहाँ तक भी कहा जाता था कि जब भ्रष्टाचार के मार के लिए वो दिल्ली बुलाए जाते थे तो वहाँ से बोरा भर भर करके भ्रष्टाचार का माल लाते थे और दिल्ली में बांट देते थे। ये मैं नहीं कर रहा था, इल्ज़ाम है। मतलब हमारे देश में तो कुछ भी इल्ज़ाम लग सकता है। इसी से वो भ्रष्टाचार की कमाई में भ्रष्टाचारियों को थोड़ा बहुत शुल्क दे करके बच रहे हैं, ऐसा लोग बताते थे। खैर, पिछला बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को उन्होंने आंखें तरेड़ दी, रिजाइन करने से मना कर दिया। वो सब आप लोगों को पता ही है। येदियुरप्पा को भाजपा से निकाला गया, येदियुरप्पा ने अपनी अलग पार्टी बनाई और भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति पर ला दिया कि वो कहीं की नहीं रही। येदियुरप्पा को भी डेंट हुआ। येदियुरप्पा को भी समझ में आया कि भाई अब अकेले के बस की बात है नहीं, हमको सहारे की जरूरत है। तो तेरा चुप मेरा चुप की वजह से वापस भाजपा में आए और भाजपा में सरकार बनी। समझौता हुआ कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उम्र को हम यहाँ पर महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जब आज भारतीय जनता पार्टी का दूसरा सालगिरह था, दूसरी सालगिरह के रंग में भंग लगा, येदियुरप्पा को रिजाइन करने का मजबूर किया गया। मेरा आजकल 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि मैं लोकतंत्र पर ज़्यादा बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र उचित है, लोकतंत्र उचित है, लोगों की खामियां कहाँ है, लोकतंत्र की कमजोरियाँ कहाँ है, लोकतंत्र की वजह से क्या नुकसान है, लोकतंत्र के आड़ में क्या क्या खेल हो रहा है। कई दिनों से मैं कल तो बल्कि यहाँ तक आ गया था कि क्या लोकतंत्र का स्थान पर हम मिलिट्री तंत्र लगा करके देखें कुछ दिन के लिए, मार्शल लॉ इम्पोज कर दें इस देश में। मेरा तो मन यहाँ तक भी आ गया था। लेकिन मैं लोकतंत्र का पुजारी हूँ, मार्शल लॉ को मैं बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन जब दुखी हो जाएंगे तो दुखी मन क्या कहेगा। मित्रों, येदियुरप्पा का हटाना तानाशाही प्रवृत्ति का प्रदर्शन है, क्योंकि वो कहने के लिए फेस वॉश के लिए है कि 75 का उम्र पार कर गए थे। वो आज मतलब 26 जुलाई को 75 का उम्र नहीं पार किए हैं, इसके पहले कर गए थे तो पहले हटा देते। मतलब आप 2 साल तक कोई खिचड़ी पका रहे थे, कोई गोटी सेट कर रहे थे। अब जब सेट हो गया, या येदियुरप्पा को सेट करने का प्रयास कर रहे थे, येदियुरप्पा सेट नहीं हुए आपके मुताबिक, तो अब आप दिल्ली से हलकारा भेजेंगे, चाहे वो प्रहलाद जोशी ग्रुप में हो या कोई और हो। क्योंकि दिल्ली दरबार भारतीय जनता पार्टी जब से हुकूमत में आई है तब से छत्रप वो छोटे कद के लोगों को तय बना रहे हैं। चाहे हमने महाराष्ट्र में देखा, फडणवीस बहुत छोटे कद के अधिकारी थे, मतलब नेता थे। फडणवीस को तो मैं युवा भाजपा में देखा हूँ, वो इस हैसियत में नहीं थे कि किसी मंत्री के रूम में पर्ची दे करके भी जाने की सोच लें, वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। खट्टर जब मुख्यमंत्री बने तो किसी को पता नहीं चल ये खट्टर कौन है, अच्छा ये भी कोई है क्या, वो बना दिए। कौन कल्पना कर सकता था कि महाराष्ट्र में एकनाथ खड़गे और देशमुख और प्रमोद महाजन का परिवार और अभी ये जो अभी उद्योग मंत्री बने हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, ऐसे सब कर रहते कोई आदमी फडणवीस को मुख्यमंत्री बना सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को फडणवीस पर भरोसा जमा, अपने कंट्रोल में रहने का उम्मीद जमा और उन्होंने फडणवीस को मुख्यमंत्री का शपथ दिलवा दिया। यही बात खट्टर के साथ भी हुआ। जगदीश खट्टर कोई हाई प्रोफाइल थे नहीं, क्योंकि खट्टर में तो भी जाटों के अलावा किसी को सोचा नहीं जा सकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी खट्टर के विषय में सोचे, जो एक स्वयंसेवक थे, नेता भी नहीं थे, पहली बार विधायक बने थे, मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया उन्होंने। हर जगह जब आसाम का मुख्यमंत्री बना तब भी वो एक नए आदमी को बना दिया गया। खैर ये राजनीतिक छत्रबाजी चलती रहती है, तो राजनीति का खेल है। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री से त्यागपत्र लेने की मजबूरी हमको उत्तर प्रदेश की कहानी याद आ रही है। मित्रों, आप को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की पहली पसंद मनोज सिन्हा थे और उन्होंने मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भेज भी दिया था।
लेकिन वो योगी जी का दिव्य ज्ञान और बाबा प्रवचन उस सब चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन पूरे 5 साल तक योगी को फ्री हैंड नहीं दिया गया। तो योगी अपने प्रशासनिक क्षमता, कार्य में ईमानदारी, कार्यकुशलता और उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन से मुख्यमंत्री हैं, किसी दिल्ली दरबार की कृपा से नहीं। तब भी हमने सुपर से ऊपर मुख्यमंत्री देखा। सुनील बंसल नाम का एक जंतु भेजा गया दिल्ली से, जो हर काम में अड़ंगा लगा रहा है। अफसरों के माध्यम से योगी जी इसको चाहते थे, उनको नहीं भेजा गया। ये सब तामझाम में हुई। मतलब दिल्ली दरबार राज्य सरकारों में अपना खड़ाऊ रखना चाहती है। वो चाहती है कि मुख्यमंत्री जो बने वो भरत की तरह से मोदी जी का खड़ाऊ रख करके ही अपना शासन करे। यही वजह है कि वी.एस. येदियुरप्पा जो कि खड़ाऊ पूजन की विधि को नहीं अपनाए, उनको चलता कर दिया गया। खैर मित्रों, येदियुरप्पा के चलता करने से 3-4 चीज़ें का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। पहला बात कि येदियुरप्पा अगर 75 साल की उम्र वाली वैधता थी तो वो कोई पहली बार तो 75 किए नहीं, आज तो हुआ नहीं। वो तो पहले कर गए थे, तो आपने पहले काहे नहीं हटाया। दूसरी बात थी, क्या उन पर कोई भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम था जिससे भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हो रही थी? तो आप भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम भी उन पर कोई पहली बात तो हुआ नहीं। तो पिछले काल में भी भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगा था और वो भ्रष्टाचारी सिद्ध हो गए थे आपके नज़रों में, मेरे नज़र में नहीं, किसी राज्य नज़र में नहीं। भारतीय जनता पार्टी का आला नेतृत्व ने उनको भ्रष्टाचारी की डिग्री दिया था। अमित शाह तो बतौर अध्यक्ष कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का सीख लेना है, ज्ञान लेना है, जानना है तो आप येदियुरप्पा को देखिए। बाद में कहे कि स्लिप ऑफ टंग है। तो भ्रष्टाचार का अगर इल्ज़ाम आपको आ रहे हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी का ही बदनामी होगी। उम्र वाली बात तो पहले ही कर चुके हैं, वो आप पर फिक्स होगा नहीं। तो क्या ये आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, इसीलिए इनको कंट्रोल में रखने के लिए इन पर राजनीति की गई? इन सब बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। और लोकतंत्र में लोक भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कर्नाटक में येदियुरप्पा ही लोकतंत्र हैं, लोक आवाज़ हैं, लोक का मन है। खास तौर से उनका लिंगायत समुदाय कर्नाटक में बहुतायत में पाया जाता है। अभी कल ही समाचारों में आया था कि लिंगायत के सारे सन्यासियों ने एक मीटिंग की है और उसमें वी.एस. येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री में कंटिन्यू करने का मांग किया है। लेकिन कल वो मीटिंग की, आज अखबार में छपा और शाम को उनका त्यागपत्र हो गया। मतलब किसी भी तरह की कर्नाटक से भेजी गई दबाव को दिल्ली दरबार ने नहीं माना। ये एक तरह से शुभ भी है, क्योंकि छत्रप आंखें तरेरे और केंद्र का बात न माने तब भी दोनों में सत्ता की संतुलन बिगड़ जाएगी। ऑरेगन्स दिखेगा कि भाई बड़ा आर्गन्स आदमी है यार, बड़ा घमंड है, सुनता नहीं किसी का। लेकिन दूसरे तरफ अगर दिल्ली दरबार अपना खड़ाऊ रह करके शासन करवा रही है तो ये और भी लोकतंत्र के लिए रीढ़ विहीन मुख्यमंत्री होकर के क्या करेगा? रीढ़ विहीन इंसान कहीं से भी उचित नहीं माना जाता है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के बाद एक बात स्पष्ट आती है कि राजनीति में लोकतंत्र का कोई भाव नहीं है, लोक मूल्यों का कोई भाव नहीं है। खाता ना वही जो नेताजी को सही लगे वही सही। और ये शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि आज मैं पहला आदमी हूँ जो लोकतंत्र के जगह मिलिट्री तंत्र के विषय में सोच रहा हूँ। कल हो सकता है बहुत सारे लोग सोचें और परसों ये मांग ही हो जाए कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार का मांग, अब की बार मिलिट्री सरकार। ये आम जन में इस बात की मांग हो, उसके पहले सरकारों को, नरेंद्र मोदी को और आला कमान वाला राजनीति को सोचना पड़ेगा कि इस देश में जनता आला कमान है, जनता मालिक है। और जनता ने येदियुरप्पा को भेजा है, आपके खड़ाऊ को नहीं। इसलिए आप खड़ाऊ पूजन कराने के पहले कर्नाटक की जनता की भाव देखें, कर्नाटक की भावनाओं का कदर करें और येदियुरप्पा को के हटाइए, एक झूठा ही सही स्टेटमेंट जारी कर दें। अब आया कर्नाटक में अगले मुख्यमंत्री का। मित्रों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री दिल्ली का भेजा हुआ पिट्ठू ही होगा। कर्नाटक की जनता का आशीर्वाद प्राप्त नेता नहीं होगा। चाहे वो दिल्ली से प्रहलाद जोशी जैसे संसदीय कार्य मंत्री हैं और मोदी जी के करीब हैं, उनके कैबिनेट में भी हैं और उन पर उनको भरोसा भी है। मुझे लगता है कि ये जाएंगे। या जो साल 6 महीने में सट्टा चल रहा है उसमें अमित शाह ने अपना आदमी तैयार कर लिया होगा जो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि
विधायक दल की मटंग, सर्वेयर का जाना, ऑब्जर्वर का जाना, ये सब दिखावा है लोकतंत्र के लिए। असल बात तो ये है कि यहाँ से फ़ोन चला गया होकर कि फलाना आदमी शपथ ले रहा है, लेकिन जो शपथ ले वो कर्नाटक के जनता की शपथ ले, कर्नाटक के जनता के लिए शपथ ले, दिल्ली दरबार के चाटुकारिता की शपथ ना ले, तभी जा कर के लोकतंत्र मजबूत होगा। कर्नाटक की जनता की भावनाओं को मैं पालन करता हूँ और देश में लोकहित में लोकतंत्र हो, स्वहित में लोकतंत्र हो, ये दुआ शुभकामना के साथ मैं राकेश वर्मा आप शुभ साधन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।